आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और अभी जो टाइम चल रहा है वो बड़ा ही कोई वो कहते हैं ना कि एक बड़ा ही कोई इम्पोर्टेंट और बहुत ही कोई सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि अभी बजट है, इसी वीक में बजट है। और हमने ये देखा जो ओवर द हॉलीडेज, हमारी तरफ तो हॉलीडेज थे, लेकिन जाहिर है इंटरनेशनली तो नहीं थे। काफ़ी फ्लक्चुएशन हमने देखा, ऑयल प्राइस नीचे आया। फॉर्चुनेटली ये कि जब जब हमारी वर्किंग डेज थे तो जो ऑयल प्राइस थे वो डाउन हुए, जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी। अगर हम मार्केट ने परफॉर्मेंस दी, और साथ ही साथ हम यही चीज़ देख रहे थे कि जो ऑयल प्राइस है वही बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट दे रही थी। और आज की मार्केट में भी वही हुआ कि ऑयल प्राइस जो है वो अप हुई, जिसकी वजह से मार्केट हमने प्रेशर में एक्सपीरियंस की। बजट भी है, बजट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या होने वाले हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट और आईएमएफ की तरफ से क्या चीज़ें हैं जो वो प्रेशर कर रही है कि इनमें बढ़ाना चाहिए या इसमें कमी करनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ फवाद बसीर साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है के ट्रेड में। और जो है उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में जो है बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच आपका फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाइक अभी तो हमारी जो मार्केट है, हम पहले देखते थे कि फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर परफॉर्म करती थी। अब जो है वो ऑयल के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा हमारी जो मार्केट है, दुनिया की मार्केट बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ऑयल प्राइस जैसे जैसे फ्लक्चुएट होता है, मार्केट उसी तरीके से अपना मोमेंटम शो करती है। थोड़ा सा मुझे बताएं अभी क्या देख रहे हैं मार्केट में। और चूंकि कोई भी जो वॉर से रिलेटेड चीजें थी वो कहीं पे भी अभी हमें कुछ सेटल होती हुई नजर नहीं आ रही, स्टिल होल्ड डाउन हो चुकी हैं, तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप शेयर करें। देखिए, there's a lot of things happening and yes, आपने जैसे बोला कि ऑयल प्राइस मूवमेंट इज एसेंशियल। वो एक पाकिस्तान के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल फैक्टर होता है। और हमने पहले भी आपके शोज पे भी डिस्कस किया है हमने कि अबव $70 थ्रेशोल्ड पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हम्म। और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जिसके अंदर अभी भी तकरीबन 40 to 50% फ्रॉम टाइम, दैट्स द रेंज। उसके अंदर मेजर पोर्शन जो होता है इम्पोर्ट्स का होता है, और इम्पोर्ट्स के अंदर भी ये 40 to 50% ऑफ इम्पोर्ट्स आर ऑयल। सो जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जब ऊपर जाती है तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर सिवियर प्रेशर पड़ता है। वो हमने देखना भी शुरू कर दिया है फ्रॉम लेट्स से $200-300 million पॉजिटिव इन अ नेगेटिव राइट नाउ। तो ये काफ़ी चीज़ है जो कि हमने अभी तक इसको एड्रेस नहीं किया है ओवर एक्स नंबर ऑफ इयर्स। किस तरह एड्रेस होगा, ये द पॉलिसी मेकर्स वुड हैव टू कंजर अप अ प्लान के। और इसके अंदर एक प्लान तो ये भी है कि रिकोडेक के अंदर से अगर मिनरल्स आना शुरू हो जाए तो हमारे पास डॉलर का इन्फ्लो आना शुरू हो जाएगा एंड वी कैन फंड आर इम्पोर्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर्स हैं उनको जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो आप थोड़ा एक्सपोर्ट कम करें, थोड़ा सा अपने भी अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करें। सो चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम हमें
ऑयल प्राइस की वजह से काफ़ी सिवियर हिट हुई। और हमने ये अपने जो पिछले 3 या 4 महीने के इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो भी हम लोग 5-6% से लेके आज जो इन्फ्लेशन के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं 11.66 के, जाहिर सी बात है ये सारा उसका इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करते हुए ही हुआ है। तो सबको अंदाजा है कि कितना इम्पोर्टेंट ये एलिमेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर हम लोग एक करंट अकाउंट नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं, सवाल ये होता है हम लोग उसको फंड कैसे कर सकते हैं। तो रेमिटेंसेस के थ्रू एक होता है, फॉर एफडीआई के थ्रू दूसरा होता है, और हमारे जो रिजर्व बिल्डर जो है तीसरी चीज़ है। तो तीनों चीज़ें पे काम हो रहा है बट नॉट एज मच जितना वन ऑफ सिचुएशन जो आ गई है। हम मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक सेटबैक हमें मिलेगा इट्स गोना टेक एटलीस्ट 2 to 3 quarters बिफोर वी स्टार्ट रिकवरिंग। जो अ, आपको याद होगा 2 या 2.5 साल पहले जो डॉलर की एडवर्स मूवमेंट हुई थी जिससे हमारी परचेजिंग पावर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई थी। वो अब जाके इस साल वापस आना शुरू हुई थी, और अभी हम लोग उसी नेसेंट स्टेज में थे रिकवरी के कि ये फिर से वॉर छिड़ गई और फिर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। हम्म। अब एक पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही पिवटल रोल रहा है इसके अंदर, और हमारी जो डिफेंस प्रोग्रेस है वो भी बहुत सामने आई है। दिस कैन ट्रांसलेट इनटू डिफेंस डील्स जो कि कुछ हद तक साइन भी हो गई हैं। जाहिर सी बात है डिफेंस का पैसा जो होता है फौरन एक साथ सारा नहीं आता है, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अगले इफ दैट पैंस आउट तो हम लोग देख सकते हैं कि अगले 5 से 10 साल हमारे पास ये डील फ्लो के पैसे काफी स्ट्रांग हों। दूसरी चीज के बहुत आई थिंक ये आफ्टर 2 decades हुआ है कि हम लोग इतने राइट साइड पे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के। तो एंड ये रिलेशन आखिरी बार वो 9/11 के बाद ही चढ़ा था जब हमने वो ट्रांजिट खोला हुआ था, अफगान ट्रांजिट, जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन होती थी सारी। अब मुझे लगता है कि विदाउट दैट हमने जो रोल प्ले किया है आई थिंक दिस कैन ट्रांसलेट इनटू potentially FDIs flowing into Pakistan, particularly in the Balochistan region. रिकोटेक ऑलरेडी है। वैसे साल के शुरू में जब ये ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई थी एक स्टेटमेंट भी आई थी उनकी बैरक की तरफ से कि भाई हम लोग थोड़ा स्लो डाउन कर लें गिवन द प्रीवेलेंट सिचुएशन, बट मुझे लगता है कि वो रिवाइव हो जाएगा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द करंट skirmishes that are happening। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर ये है कि जो 60 डे का सीज फायर अग्रीड है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ट्रैफिक इज फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज राइट नाउ, एंड इसको बैकलॉग को क्लियर होते होते भी थोड़ा टाइम लगता है। सो आई थिंक ग्रेजुअली चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी एंड इवेंचुअली ये एक सीज फायर परमानेंट भी मुझे लगता है हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। बिल्कुल ये इस इन सारे प्रोसेस में लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा। और सर इन द मीन वाइल अभी हमारा बजट भी है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि बजट के हवाले से भी बताएं कि बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं कि क्या टैक्सेस लगने वाले हैं, किस सेक्टर में टैक्सेस कम होने वाले हैं। अभी ये भी सुन रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उनके ऊपर भी कुछ टैक्सेस के ऊपर बात हो रही है, और कुछ इस तरह की बड़ी न्यूज़ेस आ रही है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है, और आईएमएफ की तरफ से किन सेक्टर्स और कहाँ पे टैक्स के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि हमारा एफबीआर का जो है वो जो एक बैक वो जो एक है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो उनका टारगेट था वो भी एक पॉइंट है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि ये बताएं कि क्या इस वक्त जो है इस हवाले से क्या चीजें हैं, क्या वर्किंग हो रही है, क्या सजेशंस हैं। देखिए बजट इज ड्यू ऑन फ्राइडे द 5th of June। यप। और अभी तक जो हमने न्यूज़ फ्लो में चीज़ें देखी हैं वो यही हैं जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टैक्स रैशनलाइजेशन की बात है। पहले की सुना था कि जो प्योर इलेक्ट्रिक ईवीज हैं उसके ऊपर जो अभी करंट सेल्स टैक्स है 1% का वो मेंटेन रहेगा। हम्म। और फिर दूसरी कैटेगरी जो है HEV वाली कैटेगरी और PHEV कैटेगरी उस पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस पर थोड़ा सेल्स टैक्स इंक्रीज हो जाए। फिर बाकी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन वाले आइस गाड़ियां हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल से टैक्स इंक्रीज होगा। एक तो ये गाड़ियों के हवाले से बात होगी। दूसरी आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट IMF
को भी अंदाजा है कि उन्होंने पिछले 3 या 4 साल के अंदर इंसिडेंस ऑफ टैक्स इतना सैलरी क्लास पे लगा दिया है कि मतलब इससे थोड़ा और करना ज्यादती होगी। ऑलरेडी हम लोग जो हैं पूरे रीजन में, क्या आई थिंक अमंग्स द वर्ल्ड हम लोगों की बहुत ही हाईएस्ट परसेंटेज होगी इन टर्म्स ऑफ टैक्स गोइंग टू द गवर्नमेंट, इनकम टैक्स इन पर्टिकुलर। और इसके अंदर फिर सुपर टैक्स भी आ जाता है। सुपर टैक्स मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आप कोई सुपर टैक्स जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर ऑलरेडी 54% था और अब 52% आ गया है। और इसका सिस्टम यही होता है कि पिछले बजट में भी आया था कि हर साल एवरी टैक्स ईयर 1% कम हो जाएगा टिल वी रीच नॉर्मलाइजेशन। तो हम लोग अभी अभी जो करंट टैक्स है उस पर मेरे ख्याल से 52% पे चल रहे हैं। इमेजिन, मतलब आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 52% गोइंग इन टैक्स, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज हिट। तो ऐसा नहीं है, इसको और आप कितना बढ़ा देंगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है, आईएमएफ को भी ये अंदाजा है कि भाई इनकम टैक्स पे और ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, अदरवाइज सिवियर हिट हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। बिल्कुल। सही, तो ये उनको बहुत ही क्लियरली पता है। पर एट द सेम टाइम उन्होंने हमारा जो अनटैक्स्ड सेगमेंट है जिसके अंदर पर्टिकुलरली रिटेलर्स आते हैं, उसको टैक्स नेट में लाने के बहुत सारे प्रपोजल्स जा चुके हैं ओवर द पास्ट 2 to 3 years। लेकिन अभी तक वो इस तरह कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। पहले था कि सारे जो इवन द स्मॉल बिजनेसेस विल हैव टू रजिस्टर विद द एफबीआर और उनके पास एक कोई डिवाइस होगा और ये होगा वो होगा, बट उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिला नहीं गवर्नमेंट को। नहीं नहीं। अब द ओनली वे टू डू दिस इज थ्रू, इनको जो समझ आ रहा है, थ्रू रेजिंग जीएसटी। हाँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जीएसटी हमारा बढ़ जाए यहाँ पे, और दैट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, बिकॉज ये पास थ्रू आइटम है। खुद तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो बेयर नहीं कर सकते हैं इसको। तो जो बेयर करेगा वो आम आदमी करेगा, एंड दैट विल ऑब्वियसली लीड टू हायर इन्फ्लेशन एज वेल। तो आपके जो ग्रोथ आउटलुक है वो हो सकता है थोड़ा सा सबड्यूड हो जाए। ये कुछ चीजें हैं, बिकॉज नंबर वन कंसर्न हमारा यही होता है कि रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगी। हम्म। दैट्स द नंबर वन कंसर्न। जो अखराजात हैं हमारे, उसके अंदर आई थिंक जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो उसको भी कर्टेल करने की बातें हैं। एंड दे हैव वो कर रहे हैं। पिछले 2 या 3 साल से काफ़ी उन्होंने कर्टेलमेंट की है, बट मुझे लगता है और इसमें थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो ब्यूरोक्रेटिक जो सेगमेंट है हमारा, उसके जो एक्सपेंसेस हैं। खैर वो जब पैन आउट होंगे तो देखते हैं कितनी आती है, बट राइट नाउ हमें लगता है कि रेवेन्यू साइड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। सही। और सर, मार्केट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है कि किन सेक्टर्स को जो है फायदा पहुंच सकता है और किन सेक्टर के लिए जो है थोड़ा सा एक मुश्किल रहेगा बजट में, एक अंदाजन क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी सेक्टर वाइज कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है और जो ईएनपी सेक्टर है हमारा, जो ऑयल रिलेटेड सेक्टर है हमारा, आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ। ओके। ऑयल प्राइसेस अभी भी काफी एलिवेटेड हैं, तो 3 महीने की आप एवरेज लगाएंगे तो उनके अगले 2 से 3 क्वार्टर्स जो हैं, आज आपने अगर फॉर इंस्टेंस आज $70 भी ऑयल की प्राइस हो जाती है, उसको एवरेज आउट डाउनवर्ड होने में भी तकरीबन 2 क्वार्टर्स तो लगेंगे उसको, कि बिल्कुल। वापस उस लेवल पे आ जाए। सो कीपिंग दैट व्यू इन माइंड, मुझे लगता है कि ईएनपी कंपनीज के ये फोर्थ क्वार्टर और इवन 1 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 27 बहुत ही स्ट्रांग आने वाला है, which also raises the possibility of a dividend payout from that perspective. दूसरा, मुझे लगता है कि there is still a possibility of a rate hike in June, जो कि आई थिंक 17 या 18 को, एग्जैक्ट डेट मुझे हाँ, याद नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी। 15 शायद एग्जैक्टली। जी, हाँ। बट मुझे लगता है कि देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, मुझे लग रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट्स और इंक्रीज हो सकते हैं। सो इफ दैट हैपेंस देन अगले 3 से 6 महीने के अंदर बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स फिर से थोड़ी बेहतर आएंगी, हायर इंटरेस्ट रेट के साथ, जब उनकी इन्वेस्टमेंट बुक्स रीप्राइस होंगी। सही। बाकी सीमेंट्स के अंदर आई थिंक पीएसडीपी का जो है अभी तक, जो का कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी हैं, 1.1 ट्रिलियन का नंबर आ रहा है।
अगेन पीएचडीपी का जो नोशनल अमाउंट होता है वो यूटिलाइज कम ही होता है। इसकी एवरेज यूटिलाइजेशन तकरीबन मेरे ख्याल से 50 या 60% होती है। तो और अमूमन गवर्नमेंट करती ये है कि शुरू के अंदर काफी हायर नंबर होता है, उसके बाद थ्रू द ईयर वो थोड़ा कट होता रहता है कि हम लोग पीएचडीपी कट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे कट हो रहे हैं। तो उससे वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट नोशनली सीमेंट सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है कि जितना बड़ा डेवलपमेंट का बजट होगा उतने ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी वहां से। हम्म। इसके अलावा ऑटोज पे हमने थोड़ी सी लाइट दे दी। सेल्स टैक्स का इज द मेन इशू, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट। एंड सही। इसके अलावा मेरे ख्याल से दीज आर द मेन सेक्टर्स विच विल बी इम्पैक्टेड। प्रॉपर्टी पे देखें वो और कोई रियायत आती है या नहीं आती है। अभी जो थोड़ा बहुत उन्होंने एफईडी कम किया है उसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ गई है, और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी थोड़ी सी 50-60% से इंक्रीज हुए अक्रॉस all areas, not just in Karachi, but also in Lahore. There is some activity over there. So let's see what happens on that front, and we hope that sense prevails and they don't हमारे हमको बिल्कुल बंद नहीं करें कि धंधा भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ And पर हमारे साथ just to जी। just sorry, just to add to this, प्लीज। ये सारी चीजें जो हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी सिवियरली इम्पैक्ट हुई है। हाँ। मार्केट का हमेशा से एक जो की चीज रही है वो रही है टू हैव क्लैरिटी, वेयर आर वी गोइंग। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी राइट नाउ। आज भी मार्केट बिल्कुल मतलब आई थिंक इट वाज ओनली 1,000 पॉइंट्स है कि फिर सुनने में आया कि कोई रिडेम्पशन आई है मार्केट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड्स वर सेलर्स एंड दैट इज व्हाट लेट द मार्केट टू क्लोज ओवर 3,000 पॉइंट्स डाउन। तो और जब रिडेम्पशन आती है तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस भी शेक होता है। एंड बजट से पहले इस तरह स्निपेट्स आते रहेंगे, और लेट्स सी कि हाउ दैट पैन्स आउट। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, बट मेरे ख्याल से मार्केट अभी थोड़ी टेंटेटिव रही। ओके, सही। बिल्कुल। और जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सैयद साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाले। बात। पता नहीं मैंने उसका तो हेड जो सवाल पूछने थे वो तो सारे वन नादिया बाय वन अहमद इवेंट आपने नादिया सारे अहमद गिनवा दिए। और है बेसिकली तो समझ इससे यही आता है कि पता नहीं मार्केट क्या में लिंक आई अब ये तुम्हारी जो ज्वाइन। बजट आएगा तो इसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा और डिप लेगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ कि हम अभी भी बाइंग करते रहें, थोड़ा सा बजट का अगर वेट कर लें और कैश अपने पास रखें तो होपफुली कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर ब्लू चिप स्टॉक्स में अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए। आपका क्या पॉइंट होगा इस? सर मैं आपके पॉइंट से कंप्लीटली अग्री करता हूं, और मैं तो ये भी बोलूंगा कि नॉट जस्ट बजट। मेरे ख्याल से जब बजट अनाउंस हो जाता है, फॉर इंस्टेंस जैसे ये जून की 5 तारीख को बजट अनाउंस हो जाएगा, तो उसके बाद ये पार्लियामेंट से भी जाके अप्रूव होता है, नेशनल असेंबली के अंदर भी अप्रूव होता है जाके। सो वो जब होता है प्रोसेस, वो उसको महीना लग जाता है। जो अनाउंसमेंट होती है बजट के अंदर, जो फाइनेंस बिल इनिशियली आता है और जो फाइनल फाइनेंस बिल अप्रूव होता है, उसके अंदर अक्सर काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। तो मैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है इसका टाइम फ्रेम थोड़ा और बढ़ा दूंगा, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, सही है ब्लू चिप्स के अंदर अगर आपने रहना है बिल्कुल रहें, एंड अगर डिप्स पे आते हैं वो उसको डेफिनेटली अक्यूमुलेट करते रहे, लेकिन कैश का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप अगर जुलाई भी देख लें आफ्टर द बजट इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्रीज, बाय द नेशनल असेंबली, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से एक फ्रेश व्यू बनाने की बेहतर वी विल हैव अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन एंड फ्रेश फिर पोजीशन और व्यू बना सकते हैं उस टाइम। अप्रिशिएटेड जी, अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जी सिराज, अपना सवाल करें। सलामकुम सर। जी सर भाई। ये एक लिवरेज रिपोर्ट होती है, डेली बेसिस पे आती है स्टॉक एक्सचेंज की। उसमें लिवरेज रिपोर्ट में काफी टाइम से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि एनबीपी जो है वो नंबर 1 पर है, जो जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने लिवरेज पे बाइंग की हुई है। ऑलमोस्ट तकरीबन 5 बिलियन के करीब उसमें बाइंग है। तो इसकी कोई खास वजह है कि एक पर्टिकुलर आइटम में जैसे एनबीपी नंबर 1 पे रहता है, आमतौर पे ओजीडीसी नंबर 2 पे रहता है। तो ऐसे आइटम से क्या हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या कस्टमर इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये मजीद और बढ़ेगा? प्लीज इसको गाइड कर सकेंगे आप? थैंक यू। um, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो लेवरेज पोजीशंस अपनी कैरी कर रहे होते हैं।
दोनों जो कंपनीज आपने बताई हैं इन दोनों की रीसेंट पास्ट के अंदर लेट्स से ओवर द पास्ट अगर आप और ये ट्रेंड अगर आप थोड़ा और पीछे देखेंगे ना सर सिराज सर तो आपको और वो नज़र आएगा कि इनकी पोजीशंस थोड़ा अरसे से ये बिल्ड हुई हुई हैं। अब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आज मैंने मिलियन शेयर कोई खरीद लिए उसके अंदर लेवरेज के ऊपर तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। या तो मैं वो माल बेच दूं अगर भले वो प्रॉफिट में लॉस में हो और अगर क्योंकि मार्केट इतनी नीचे आ गई है और आपका मार्जिन कॉल खड़ी हुई है तो आइदर आई कैन रोल इट ओवर और आई नीड टू सेल इट। अगर मैं रोल ओवर कर देता हूँ तो पोजीशन बरकरार रहती है आई कैन हैंग ऑन टू इट फॉर अनदर मंथ। लेकिन मुझे उस पर थोड़े से चार्जेस देने पड़ते हैं इफ़ आई कैन बेयर द चार्जेस तो फिर वो अपनी पोजीशन बेचना नहीं चाह रहा। तो ये एक रीजन होता है एंड दोनों के अंदर जब मूवमेंट आती है सर काफी स्ट्रांग मूवमेंट आती है। अब फॉर इंस्टेंस अगर बट ये स्टॉक चल रहा था 270 का नेशनल बैंक डेट हाई ऑफ ऑलमोस्ट 270 और वहां पे किसी ने अक्यूमुलेट कर दिया लेवरेज के ऊपर आज वो 198 199 का है नॉट बिकॉज बैंक की परफॉर्मेंस कोई ऑफ है बट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। तो अब इतना बड़ा जब उसको सिचुएशन होगी वो बोलेगा चलो सही है मैं 3 या 6 महीने इसको देख लेता हूँ मैं इसकी कॉस्ट बेयर कर लेता हूँ और मुझे ये पैसे बराबर करके चलता जाएगा ये इसके रीजन होते हैं। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी सुमैया अपना सवाल करें। अस्सलाम सर। सर मेरा अकाउंट के ट्रेड में है, मुझे कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना था। कुछ स्क्रिप्ट्स है मेरे पास, मैंने उन्हें काफ़ी हाई रेट्स पे बाय किया हुआ है। अब मैंने उन्हें अक्यूमुलेट किया है तो वो काफ़ी लो हो गए हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एफएफसी है। एफएफसी मैंने 590 पे किया था, अब मेरे पास एवरेज करने के बाद वो 532 पर आ गया है। अब जो है उसकी प्राइस जो करंट है वो चल रही है 552। तो मैं चाह रही थी कि इसे सेल कर दूं, लेकिन मुझे डिफरेंट साइट से न्यूज़ेस मिल रहे हैं कि कोई 600 का इसका टारगेट कह रहा है, कोई 620 का और इस तरह समथिंग है, कहीं 585 का भी मिला है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर है? और आई थिंक अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से पूछ रही हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसके अंदर बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक एफएफसी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द top 5 companies of Pakistan and it has been for almost 15-16 years and the way it has grown and turned into a conglomerate um, and the जो इनके इसकी जो एबिटा जनरेशन है हर साल की मुझे नहीं लगता फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव आपको उसको बेचना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से लिया था तो फिर आपको जरूर इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव था, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म हो गया तो मुझे लगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट ही रखनी चाहिए, मैं इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रही थी। बाकी कुछ और स्क्रिप्ट्स भी है मेरे पास, वो भी कंटिन्यूसली लॉन्ग में, लाइक मारी, वो भी बहुत हाई रेट्स है। तो जी अगर ऐसा हो कि मैं कम प्रॉफिट पे एग्जिट कर दूं और फिर दोबारा बाइंग कर लूं उनके कम रेट्स पे, तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा जी मेरे ख्याल से या फिर आपका मुझे अभी वो होल्ड ही लॉन्ग रखना? टर्म इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट नहीं है राइट नाउ। आई थिंक आपने ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से ही लिया था उसके बाद फिर मार्केट टैंक हो गई तो आप फंस गई। मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट में है आपको रियलाइज करना चाहिए। नहीं। बहुत शुक्रिया थैंक सुमैया। यू। अच्छा जी, दोनों जावेद हैं। जावेद इकबाल अपना सवाल कर लें, जल्दी से अपना सवाल कर लें। सर ये आप हेस्कोल का क्या फ्यूचर देखते हैं? अभी उन्होंने नेशनल बैंक को एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, उनके जो ऑफर थी। तो एक तो ये बताइए, दूसरा पीएसओ काफी नीचे आ गया है, काफी अंडर प्रेशर लग रहा है, हालांकि काफी अच्छा शेयर है। तो इसकी कोई खास रीजन है या बस मार्केट सेंटिमेंट्स ही हैं? सर देखिए हैस्कॉल के अंदर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनकी डील भी फाइनलाइज हो गई है तकरीबन और इनकी जो पूरा डेट है वो पूरा इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल बैंक शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। एंड अगर पिछला क्वार्टर देखें और अगला क्वार्टर देखें तो मेरे ख्याल से जो ओएमसी के डायनामिक्स हैं वो थोड़े बेहतर होंगे। सारी कंपनीज जो हैं इनको इन्वेंट्री गेन आने का इम्कान है बिकॉज ऑयल प्राइस इतनी ऊपर चली गई है।
एट द सेम टाइम हैस्कॉल के हवाले से आपको एक चीज माइंडसेट में रखनी चाहिए कि अभी भी कंपनी की इक्विटी जो है वो नेगेटिव है। तो जब ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें इसका कोर बिजनेस देखना पड़ेगा कि इसके मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसकी फाइनेंस कॉस्ट हटी है या नहीं हटी। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ा इसको वेट करके एंड सी करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द हायर ऑयल प्राइसेस ये ओएमसी सेगमेंट जो है इट्स इन फेवर राइट नाउ। और इन इस सेगमेंट के अभी तक जो ओएमसी मार्जिन्स भी हैं वो भी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल हो गया है कि चेंज नहीं हुए हैं। वो भी पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज हो। सही जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मुझे बताएं, जैसे हमने डिटेल में तो स्टार्ट में हमने काफ़ी डिस्कस किया, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? अभी क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, मे भी हो सकता है कल मार्केट क्या लग रही है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो बिहेव कर रही है लाइक ऑयल प्राइस के ऊपर। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या सजेस्ट करेंगे आप कि किन स्टॉक्स में जो है काम करना, या किस सेक्टर्स को जो है उसको बस नजरों में रखना चाहिए कि और इसमें ही काम करना चाहिए? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से आप बताएं। देखिए, मेरा व्यू मार्केट पे थोड़ा टेंटेटिव है राइट नाउ। मैं लॉन्ग टर्म मार्केट पे और पाकिस्तान पे बहुत ही पॉजिटिव हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि नियर टर्म के जो अगले 1 या 2 महीने का हमारा टाइम है ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का टाइम है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने अभी पहले भी बताया सिराज साहब की जो स्ट्रैटेजी है कि जो ब्लू चिप्स उनको नज़र तो आ गए हैं और उनको अच्छे भी लग रहे हैं जो उनके दाम है राइट नाउ। बट अगर हमें जैसे फॉर इंस्टेंस आज बहुत सारे आइटम नीचे थे, हाँ। जब इस तरह के और सारे ब्लू चिप्स भी नीचे नीचे हाँ। थे, लकी वाज डाउन, हप्को वाज डाउन, तो एंड एंग्रो वाज डाउन, ओजीडीसी वाज डाउन। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है, और वो उसका मैंने रीजन भी बता दिया आपको, एक म्यूचुअल बिल्कुल। फंड में कोई रिडेम्पशन आई हुई थी। तो हम्म। जब ये सिचुएशन होती है तो मुझे लगता है कि नॉट बाय टुडे, मे बी वेट अ कपल ऑफ डेज, मे बी आपको और सस्ता मिल जाए। सो एंड विद द मेजर इवेंट कमिंग ऑन फ्राइडे, आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए मार्केट के ऊपर। इट्स अबाउट टाइमिंग। सही। अगेन आई रीइटरेट कि मेरा अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट पे बहुत पॉजिटिव है और पाकिस्तान पे पॉजिटिव है। सही। बट एट द सेम टाइम टाइमिंग योर एंट्री और योर मैनेजिंग योर पोजीशन दैट इज आल्सो क्रूशियल राइट नाउ, एंड आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें। सही, बिल्कुल। और वेट बिल्कुल करना चाहिए, और अगर एंट्री ली जाए तो बैंकिंग सेक्टर या जो आपने अभी शुरू में बताया इन सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए, या फिर कोई और सेक्टर्स भी हैं जिनको हमें नजरों में रखना चाहिए जो अभी हम देख नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कि ईएनपी सेक्टर और बैंक्स हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स रहे हैं, पर्टिकुलरली विद इंक्रीज हायर ऑयल प्राइसेस राइट नाउ। मुझे लगता है इनकी अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी, पोटेंशियली डिविडेंड पे आउट भी अच्छा आ सकता है इनका। ये 2 सेक्टर्स हो गए। सीमेंट के अंदर मेरे ख्याल से पीएसडीपी अनाउंसमेंट के बाद एंड डेवलपमेंट प्लान के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे भी अपटिक आए। एंड ये मेरा व्यू है राइट नाउ, दीज आर द प्राइम सेक्टर्स राइट नाउ। बाकी कंग्लोमरेट्स जो है ब्लू चिप्स के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हैं पोटेंशियली साजगार आप देख सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। If you want exposure in the auto sector, you can also take a look at Nishat Chunia Power, Nishat Power and Nishat Chunia Power, because their cars are also doing extremely well. They also have a very strong Jayco की जो गाड़ियां हैं, they have a strong order book. इसके अलावा आप कंग्लोमरेट्स में एंग्रो देख सकते हैं, लकी देख सकते हैं। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। बट मैं थोड़ा बोलूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा वेट कर, कॉशियस स्टांस। कॉन्शियस स्टेंस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।